हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी लास्ट वीडियो में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद बताई थी मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस वीडियो के अंदर हम लास्ट वाली जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इसके अंदर एक टर्म आ रही है ऑस्मोटिक, यानी ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। ऑस्मोसिस बायो वालों ने पढ़ रखा होगा। हो सकता है कि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऑस्मोसिस के बारे में नहीं पता हो, तो चलो एक बार पहले आपको बता देता हूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो होता है, डेफिनेशन यहां पे दिखा रहा हूं। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। किसका फ्लो हो रहा है? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का। इन एक एक चीज को नोट करते जाना। मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहली चीज जो हमने नोट करी है वो है फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? दूसरी जो चीज आ रही है वो आती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे पार्टिकल्स तो फ्लो हो रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली फ्लो नहीं हो रहे। कैसे हो रहे हैं? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम मैंने इसको लिख दिया है। इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है एसपीएम। फ्रॉम रीजन ऑफ हाई फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यानी कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को देखेंगे। डेफिनेशन हटा रहा हूं, इन चीजों को देखते हैं क्या होती है। सबसे पहली चीज तो अगर आपको फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला जाता है तो एक टर्म आपने पढ़ी होगी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सभी ने पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है? मान लेते हैं कि बलून आपको दिया हो, उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है और जैसे ही उस बलून को फोड़ा जाता है वो सारी की सारी गैस क्या हो जाती है? हर एक डायरेक्शन फैल जाती है। या आपने दो भी गैस अगर फिल कर रखी है तो भी क्या होगा? जैसे आप बलून को फोड़ोगे वैसे क्या हो जाएगा? सारी की सारी जो गैसेस के पार्टिकल रहेंगे वो ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे हर एक डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है? तो वहां पर हम एक चीज देखते थे कि वहां पर भी फ्लो हो रहा था, इंटरमिक्सिंग हो रही थी पार्टिकल्स की। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है। तो फ्लो तो वहां पे भी हो रहा है। क्या केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का हो रहा था? नहीं, केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल का नहीं था। मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास दो गैसेस है, दोनों गैसेस के पार्टिकल क्या कर जाएंगे? फ्लो करेंगे और क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के हमेशा ऐसे इंटरमिक्स होते चले जाएंगे, बाकी एयर के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो भाई डिफ्यूजन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। पहला डिफ्यूजन किससे के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, क्या डिफरेंस आता है? ये वहां पे सारे ही पार्टिकल्स का फ्लो होता है, केवल सोलवेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। ऑस्मोसिस जो रहता है वो स्पेसिफिक रहता है। केवल और केवल किसके पार्टिकल्स का फ्लो होगा? केवल और केवल सोलवेंट पार्टिकल्स का फ्लो होगा इन ऑस्मोसिस। पहली चीज। दूसरी चीज, जब डिफ्यूजन होता था तो वहां पर पार्टिकल्स किसी मेम्ब्रेन के अंदर से होके नहीं निकल रहे हैं। आपने बाउंड्री लगा रखी थी, बलून की जो वॉल्स थी वो एक बाउंड्री की तरह काम कर रही थी, लेकिन जब तक वो वॉल्स थी तब तक तो काम ही नहीं हो रहा, तब तो डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है। जैसे ही वॉल्स हटी डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल, परमिएबल मतलब जो परमिट करती है, अपने अंदर से गो थ्रू होना परमिट करेगी, उसको बोलते हैं परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब सबको वो परमिट नहीं करेगी, सबको परमिशन नहीं है उसके गो थ्रू होने की। तो केवल कुछ एक पार्टिकल्स ही इस मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं। ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है? देखो, जो हमारी एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है, फॉर एग्जांपल पिग ब्लैडर जो होता है उसको यूज किया जाता है एक एसपीएम के तौर पे। इनकी खासियत क्या होती है? अगर मैं बोलता हूं कि आपने इस तरह से ये मेम्ब्रेन बना रखी है, मान लिया ये मेम्ब्रेन में आपने बना रखी है, उसको एक पोर्ट की फॉर्म में आपने बना लिया और इसको बाहर गंदे पानी के अंदर आपने रख दिया। किसमें रख दिया इसने? आपने गंदे पानी के अंदर। तो मैं लिख देता हूं डर्टी वाटर, डर्टी वाटर, ये मैंने लिख दिया यहां पे डर्टी वाटर। और अंदर आपने साफ पानी डाल दिया। अंदर क्या रखा आपने? इसके यहां पे आपने रख दिया है क्लीन वाटर। यहां पे क्या रखा आपने? क्लीन वाटर। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर से केवल और केवल सोलवेंट के पार्टिकल्स फ्लो होंगे। किसके पार्टिकल्स फ्लो होंगे? सोलवेंट के पार्टिकल्स फ्लो होंगे। जहां पे भी आप एसपीएम लगाओगे वहां पर ही ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोशिश तो पूरी करेगा शुरू होने की। अब देखो, दो तरह के लिक्विड चाहिए इसके लिए हमें। एक की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए। अगर ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे गंदा पानी है और यहाँ पे साफ पानी है, किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी? किसके अंदर? सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो गंदे पानी के अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या रहेगी भाई?
हाई रहेगी, ठीक है। और यहां पे कंसंट्रेशन क्या रहेगी, यहां पे कंसंट्रेशन रहेगी लो कंसंट्रेशन, यहां पे कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, लो कंसंट्रेशन रहेगी। तो अभी क्या होगा, सोलवेंट के पार्टिकल्स फ्लो होंगे, कहां से कहां फ्लो होंगे, जब भी किसी चीज को फ्लो कराना है तो फ्लो तो वहां से होगा जहां वो चीज ज्यादा होगी, वहां से जहां वो चीज कम होगी उस साइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो हम देखेंगे कि कहां पे सोलवेंट ज्यादा है, सोलवेंट कहां पे ज्यादा है, सोलवेंट यहां पे ज्यादा है, जहां कंसंट्रेशन कम है वहां पे क्या होगा, सोलवेंट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। लो कंसंट्रेशन मतलब सोलवेंट ज्यादा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है मतलब सोलवेंट कम है, वाटर कम है, गंदगी ज्यादा है। तो यहां से पानी के पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। क्लियर, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई। और अगर मैं बाहर रख देता हूं, इसके अंदर रख देता हूं, क्या होगा, मैं इसके अंदर गंदा पानी रख देता हूं और बाहर क्या रख देता हूं, साफ पानी रख देता हूं, तो फ्लो जो रहेगा वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही बोला जा रहा है ऑस्मोसिस। एक एग्जांपल आप डेली लाइफ के अंदर देखते हो, आप सभी लोग किशमिश भिगोते होंगे, है ना। रेजिन्स को अगर आप पानी में डाल के कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हो तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो रेजिन्स स्वेल अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड जो रहता है वो यहाँ चला गया है। लिक्विड कहाँ चला गया है, इनके अंदर चला गया है। ये दो डायग्राम बना रखी मैंने, पहले इस तरह की रेजिन्स थी, कुछ देर के बाद स्वेल अप होके इस तरह से हो जाती है। क्लियर, हुआ क्या है यहाँ पे भी, ये जो किशमिश है इसकी बाहर की जो आउटर लेयर है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। और बाहर से लिक्विड के पार्टिकल, सोलवेंट के पार्टिकल जो रहते हैं उनका फ्लो होगा, कहां से कहां होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई वाटर की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगी, क्या सोचते हैं, हम बोलते हैं सॉल्यूशन कहां ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, इसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है या बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन तो रीजन के अंदर ज्यादा है, वहां पे ज्यादा गाढ़ापन है, वहां पे पार्टिकल ज्यादा क्लोज है। बाहर तो क्या है, केवल सॉल्वेंट ही आपने रखा हुआ है। तो क्या होगा, जहां पे लो कंसंट्रेशन होगी, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल चले जाएंगे और इसके अंदर पार्टिकल चले जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनका साइज जो रहेगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इनकी स्वेलिंग हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखो एक डेफिनेशन और भी इस तरह मिल सकती है आपको, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो कंसंट्रेशन की जब बात आती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की जब भी बात आती है, यहां पे लिख सकते हो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब सॉल्वेंट की बात आएगी तो सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन रहती है वो सॉल्यूशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के जस्ट ऑपोजिट होती है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होती चली जाएगी, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता चला जाएगा। और अगर आप वाटर कम कर देते हो, सॉल्वेंट को कम कर देते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो चीज कंसंट्रेटेड हो जाएगी। ऐसा ही होता है। तो याद रखना आपको डेफिनेशन ऑस्मोसिस की सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप इस लाइन को चेंज करके इस तरह बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां से सॉल्वेंट उधर चला जाएगा जहां पे सॉल्वेंट कम होगा। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट बाहर ज्यादा था, अंदर कम था, तो बाहर से अंदर की साइड में चला गया, स्वेलिंग हो गई इसकी। क्लियर, तो ये तो होता है ऑस्मोसिस। इसको फटाफट नोट करो डेफिनेशन को, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो तो क्लियर हो गए होंगे आपको। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। डिफ्यूजन के अंदर सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है, सॉल्यूट आपको मिलता है, जो भी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे सबका फ्लो होगा, पहली चीज। दूसरा, ऑस्मोसिस के अंदर एसपीएम चाहिए होती है, डिफ्यूजन के अंदर कोई एसपीएम नहीं चाहिए होती है। ऑस्मोसिस के अंदर फ्लो कहां से कहां होता है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर फ्लो होता है। और डिफ्यूजन के अंदर कहां होता है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस जो रहता है वहां पे भाई कम से कम एक तो सॉल्यूशन आपको चाहिए ही चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी साइड आप क्या रख सकते हैं, सॉल्वेंट भी रख सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कहीं भी हो सकता है, वो लिक्विड के बीच में हो सकता है, गैस के बीच में हो सकता है, किसी मिक्सचर बीच में हो सकता है, तो वहां पे सॉल्यूशन होना कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह कुछ बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं। एक डिफरेंस ये भी आता है कि डिफ्यूजन जो रहता है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन ऑस्मोसिस को रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस को बोला जाता है आरओ।
आरओ वाटर जो आप यूज करते हो घरों के अंदर, वो कौन से प्रोसेस से आ रहा है? रिवर्स ऑस्मोसिस से। तो अभी देखते हैं डेली लाइफ के अंदर कहां यूज होता है। सबसे पहली चीज तो एक डायग्राम बना लेते हैं कि ऑस्मोसिस को कैसे दिखाया जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास दो ये वेसल दिए हुए हैं, दो वेसल दिए हुए हैं, जिनके अंदर एक के अंदर आपने केवल सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, एक के अंदर आपने एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये सॉल्यूशन है, और यहां पर क्या लिखा है दूसरा जो है वो क्या है, वो केवल और केवल सॉल्वेंट है। ये हो गया केवल और केवल सॉल्वेंट। अगर मुझे बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? तो देखो यहां पर अगर आपको केवल वाटर दिया जाए और वाटर के साथ आपको सोल्ट मिला के दे दिया जाए तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? वाटर प्लस सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना। तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूं हाई कंसंट्रेशन, और इसको लिखता हूं लेस कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल है, वहां पे एक तरह के पार्टिकल के अंदर दूसरी तरह के पार्टिकल मिक्स कर रखे हैं। क्लियर? और बीच में हमने यहां पे लगा दी है ये SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऊपर से इनको क्लोज कर दिया, बिल्कुल फुल भरा हुआ, और जहां तक भरे हुए हैं वहां तक हमने ये पिस्टन लगाए हुए हैं, और दोनों साइड इक्वल प्रेशर लगाया हुआ है। मान लेते हमने प्रेशर लगाया नहीं हुआ है, बस दोनों साइड से बंद कर दिया है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वहां पर लाके हमने इसको छोड़ दिया है। कितना प्रेशर लगा हुआ, मतलब दोनों साइड में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। अब देखो अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है तो ये अपना काम करेगी। इसका काम क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से आने जाने देगी। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से यहां भी जा सकते हैं, यहां से यहां भी जा सकते हैं। कहां जाएंगे? जहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां से कहां चले जाएंगे? जहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो यहां ज्यादा है, यहां पे उनकी जो कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्वेंट की वो कम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाईली कंसंट्रेटेड रीजन की तरफ क्या चले जाते हैं? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भाई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस साइड में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इस साइड फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो यहां से सॉल्वेंट कम होता जाएगा, यहां बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना? अगर यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा तो ये पिस्टन भी नीचे आता जाएगा। हमने कोई प्रेशर नहीं लगा रखा था ऊपर, रोक नहीं रखा है उसको, बस कोई इसे लेवल के ऊपर रखा हुआ है, वहां पे भी लेवल के ऊपर रखा हुआ है, और ये फ्री टू मूव है पिस्टन। तो जैसे ही ये लेवल नीचे आएगा तो ये जो पिस्टन रहेगा ये भी नीचे आएगा, और इस साइड में अगर सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा, ये पिस्टन कहां तक चलता जाएगा? ऊपर चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट की साइड में ये जो प्रेशर रहेगा ओवरऑल ये कम होता चला जाएगा, इस साइड में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये कैसे पता चला प्रेशर बढ़ रहा है हमारे पास? तो इस चीज को ऐसे समझ लो कि भाई देखो यहाँ पर तो हमारे पास केवल आपने 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रखा था स्टार्टिंग के अंदर। अब धीरे धीरे क्या हुआ? अब प्रेशर जो था वो कम हो गया, अंदर से प्रेशर नहीं लग रहा है, इसीलिए ये जो हमारे पास जो पिस्टन रहेगा ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर अंदर से प्रेशर लग नहीं रहा है, ये इजीली अंदर आ सकता है ना? यहाँ पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसलिए पिस्टन को पीछे धकेल दिया इन्होंने। क्लियर है? तो हम बोलते हैं ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट का जो प्रेशर रहेगा वो कम होता जाता है, और जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है सॉल्यूशन साइड में प्रेशर जो रहता है वो बढ़ता चला जाता है। अब मान लेते हैं कि भाई मैं यहां से इस प्रेशर के इस जो प्रेशर है ये वाला जो प्रेशर इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रखता हूं, इस प्रोसेस को मैं रोकना चाहता हूं। तो रोकने के लिए क्या करेंगे? रोकने के लिए इस साइड से कुछ प्रेशर हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहां से हम कुछ प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाया हमने उसकी वजह से क्या होगा? पार्टिकल जो इधर फ्रीली आ रहे थे अब हम इधर से इनको दबा रहे हैं, तो पार्टिकल को आने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो कहां आएंगे पार्टिकल्स? तो पार्टिकल जो रहेंगे वापस इस साइड में, मतलब इनका जो फ्लो रहेगा वो अपोज हो जाएगा। तो अब इधर से जितना जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे पार्टिकल्स का फ्लो इस साइड में आना उतना कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने इतना प्रेशर लगा दिया है कि अब पार्टिकल्स का फ्लो हो ही नहीं सकता। बेशक आपने बीच में एसक्यूएम लगाई हुई है, स्टिल देयर कैन बी नो फ्लो ऑफ, देयर कैन बी नो एक्चुअल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो बाहर से आपने प्रेशर लगाया हुआ है इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया है। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर। क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, जस्ट स्टॉप करने के लिए, ना तो इधर पार्टिकल जाना चाहिए ना इधर भी पार्टिकल जाने चाहिए, जस्ट स्टॉप हो जाए इतना आपने प्रेशर आपने लगाया। तो जो प्रेशर लगा उसी को बोलेंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, डेफिनेशन क्लियर होगी ना? और इसको पाई से डिनोट किया जाएगा। क्लियर? यूनिट क्या रहेगी? यूनिट वही रहेगी जो इस प्रेशर की, जो हम नॉर्मल प्रेशर पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एमएमएच अगर हम देखते हैं, सेंटीमीटर एच देख रहे हैं, टोर, पास्कल, ये जो यूनिट रहती है वही यूनिट ऑस्मोटिक प्रेशर की भी रहेगी। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में अगर आपने दोनों साइड में हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रखा था और ऑस्मोसिस हो रहा था, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगा उसको क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे। क्लियर? ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर।
पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर इस साइड में लगा दूं, तो मैंने प्रेशर इधर और भी ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? अगर आप इस साइड इतना ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो भाई यहां से पार्टिकल्स कहीं ना कहीं जाने का रास्ता तो मांगेंगे। अब यदि ये ऐसे फट जाएगा, या फिर क्या होगा, पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगाओगे तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया तो किधर भी फ्लो नहीं होगा, और अगर आपने उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर ये पार्टिकल्स का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होने लग जाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे हम? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। इसको क्या बोलते हैं? आरओ। जो आपके घरों में आरओ लगे हुए हैं, एक्चुअल में उनके अंदर यही होता है। क्लियर? तो फटाफट से दोनों डेफिनेशन यूज कर लो। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आप बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू less concentrated solution when the external pressure applied on the highly concentrated solution is more than the osmotic pressure। पूरा प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपको बस वर्ड्स के अंदर लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ऐसे तो हमारे पास आपकी बुक के अंदर दिया होगा, बर्कले एंड हार्टले मेथड दिया हुआ है, जिससे हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का कितना होगा। ये जो प्रॉपर्टी रहती है, किसकी प्रॉपर्टी रहती है? एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि भाई ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये कहां से आई? तो इसके लिए जो स्टडी किया वो स्टडी किया वेंट होफ ने, ठीक है। वेंट होफ जो एक साइंटिस्ट था, उसका आगे बहुत जिक्र आने वाला है, सैल्यूट मारने वाले हो आप। वेंट होफ नाम का एक साइंटिस्ट था जिसको 1901 के अंदर फर्स्ट केमिस्ट्री का नोबेल भी मिला था। उसने काफी सारी स्टडी की। जब उसने स्टडी किया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, तो उसको मिला कि भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, अगर आप किसी बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन का मेजर करते हो तो इसका जो प्रेशर रहेगा, इसकी कुछ ऐसी ही वैल्यूज आती है जैसे कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर आती थी। क्या होती थी आइडियल गैस इक्वेशन? याद करने की कोशिश करना, क्या होती थी आइडियल गैस इक्वेशन? यहां पे लिख देता हूं, PV is equal to nRT। याद है कि नहीं है? क्या होती थी? PV is equal to nRT। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? P is equal to N upon V RT, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाएगा भाई? क्या ये कंसंट्रेशन नहीं है? तो इस तरह मैं लिख सकता हूं P is equal to CRT, ठीक है। आपको ये इक्वेशन इस तरह याद है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह आता है नहीं आता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देख लेते हैं वेंट होफ ने क्या किया। वेंट होफ ने बोला कि जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लेके चल रहे हो तो उसकी जो प्रॉपर्टीज आती है, उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो प्रॉपर्टीज आती है, वो आइडियल गैस की सिंपल प्रेशर की प्रॉपर्टीज तरह बिहेव कर रही है। तो उसने कुछ लॉज दिए और उन लॉज के हिसाब से उसने कोई एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला बना के दिखाया कि पाई का क्या फॉर्मूला बनेगा। किसका फॉर्मूला बताया उसने? पाई का, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला आया, किस तरह से आया, वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, उसने डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया कि एक सॉल्यूशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले उसने स्टडी किया कंसंट्रेशन को, और उसने देखा कि अगर मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में इक्वल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लेके चलता हूं तो क्या वहां पर ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? क्या वहां पे ऑस्मोसिस होगा? नहीं होगा। अगर ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है तो पार्टिकल्स का फ्लो भी नहीं हो रहा है। अगर पार्टिकल्स का फ्लो हो ही नहीं रहा है तो उनके रोकने के लिए आपको प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दोनों साइड में हम इक्वल टाइप के सॉल्यूशन लेके, इक्वल कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लेके चलते हैं तो वहां पर ऑस्मोसिस नहीं होता है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसके लिए? प्रेशर को रोकने, सॉरी इसके फ्लो को रोकने के लिए, पार्टिकल्स के फ्लो को रोकने के लिए। क्लियर? तो इस तरह के जो सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं जहां पर कंसंट्रेशन जो रहती है इक्वल रहती है। पहला केस कौन सा लेके चल रहा है? जब कंसंट्रेशन इक्वल रहती है। अगर मैं इसको A, इसको B बोल देता हूं और CA और CB के इक्वल आ जाएगा तो दोनों साइड में प्रेशर भी इक्वल लगेगा, किसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब पाई A जो रहेगा वो पाई B के इक्वल रहेगा। और इस तरह के A और B जो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं इनको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन आप बता सकते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगी? ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, लेकिन ये लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर किससे मिलेंगे? इससे मिलेंगे। कंसंट्रेशन सेम है तो प्रेशर भी सेम रहेगा। फिर से बोल रहा हूं कि नंबर कब मिलेंगे? जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में डेफिनेशन लिखोगे। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो क्या लिखोगे
those solutions which have the same osmotic pressure are known as isotonic solutions. क्लियर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अब किसी एक सॉल्यूशन को आप आइसोटोनिक नहीं बोल सकते, दो होने चाहिए, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, तब उन दोनों को बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसी एक सॉल्यूशन को आप आइसोटोनिक नहीं बोल सकते। क्लियर है? पहली चीज, जैसे एक सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कंसंट्रेटेड नहीं बोल सकते, अगर उनकी कंसंट्रेशन सेम आती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विमोलर बोल सकते हैं, कुछ भी नाम देते हैं। इसी तरह से अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? अब मान लेते हैं दूसरा केस वो क्या लेके चल रहा है कि ये जो बी जो हमारे पास था, इसकी कंसंट्रेशन उसने बढ़ा दी। कंसंट्रेशन अगर वो इसकी बढ़ाएगा तो क्या होगा भाई? इधर से पार्टिकल्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां कंसंट्रेशन कम रहेगी वहां से जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे पार्टिकल्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस फ्लो को रोकने के लिए अब उसे कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाई तो प्रेशर लगाना पड़ रहा है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है मतलब सोलवेंट की कमी है, यहाँ पे बहुत कमी है, तो पार्टिकल बहुत इजीली उधर जाएंगे, और रोकने के लिए बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई जो था, यहाँ से उसने एक फॉर्मूला बनाया कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। ठीक है? इसको बोयल्स-वेंटोफ लॉ बोला जाता है। वेंटोफ-बोयल्स लॉ बोला है। जैसे आपने वहां पढ़ा होगा बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सारी चीजें आती थी, वैसे ही यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर ये कंसंट्रेशन वो कम कर देता है, अगर इसकी ही कंसंट्रेशन कम कर देता तो क्या होगा? अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इधर से पार्टिकल्स का फ्लो होने लग जाएगा। क्या आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा? नहीं, अब आपको दूसरी साइड में प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम बोलते हैं इस तरह से कि भाई अगर हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। पहली उसने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है? इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अगर यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है किससे? ए से, तो इसका इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा किससे? ए के ऑस्मोटिक प्रेशर से। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, व्हेन यू आर टू कंपेयर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशंस, देन द वन व्हिच हैज ए हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। और जिसकी कंसंट्रेशन कम रह गई है और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रह गया उसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन टर्म्स आ जाती है, मतलब यहाँ पे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब सेम। तो दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा। डेफिनेशन लिखोगे, द टू सॉल्यूशंस व्हिच आर द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज isotonic solutions. Out of the two solutions, if one has higher osmotic pressure, then it will be known as hypertonic solution, and the other with the lesser osmotic pressure will be known as hypotonic solution. Clear है इतना? ठीक है। अब दूसरा जो इफेक्ट उसने देखा वो टेम्परेचर का देखा। अब मान लेते हैं भाई यहाँ पर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप ज्यादा कर देते हो। अगर टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, ये और ऊपर जाएगा। आपको इसको नीचे लाने के लिए, रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आने लग रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो अब ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये इस पिस्टन को और ऊपर भेजना स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है? हमें इसको नीचे लेके आना है, प्रेशर बाहर से लगाना है। ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, कम प्रेशर लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं पाई की बात करता हूं तो ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। और इन दोनों ही इक्वेशंस को जब कंपेयर कर लिया, इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर लेते हैं, तो यहां से आता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct। इस तरह लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और यहाँ पे लिख दिया जाता है CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे क्या था? P इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे क्या आया? पाई इज इक्वल टू CRT। तो इसका मतलब जिस तरह से आपको आइडियल केस इक्वेशन याद है, PV इज इक्वल टू NRT, वैसे ही आप याद कर सकते हो पाई V इज इक्वल टू NRT। C को आप फिर दोबारा लिख सकते हो। C को ऐसे लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू N अपॉन V। N अपॉन V होती है कंसंट्रेशन, RT, और यहां से बन जाएगा
पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। किसी भी फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़े आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो सकता है कंसंट्रेशन आपको नहीं देगा, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम अगर आपको दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एन और वी दे रखे हैं तो आर क्या रहता है, आर गैस कांस्टेंट रहता है। इसकी वैल्यूज क्या रहती है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को फटाफट नोट करो, इसके बाद लास्ट जो रहेगा वो कर लेते हैं। ओके देखो मैंने सारी चीजें बता दी आपको, ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है ये चीज तो पता ही नहीं चली। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं हम किससे, पाई से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई और उसका फॉर्मूला होगा पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ये। और जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं सॉल्यूशन की तो नंबर ऑफ मोल्स किसका होता है, ये सोल्यूट का होता है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अगर पूछा जाता है कोई प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो इस मोलैलिटी का फॉर्मूला आप ओपन कर लो। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या होता है, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और यहां से हम बोल सकते हैं कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां पे भी ऐसे ही बना सकते हैं, तो डेल टी एफ यहां से बचा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले ऊपर आता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ओवरऑल ये सारी प्रॉपर्टी जो रहती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। कहां यूज किया जाता है इन प्रॉपर्टीज को, इन प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आप किसी प्रोटीन का मोलिकुलर मास डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको सबसे ज्यादा एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जाता है। और अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है इसको, अगर आपको पाई की वैल्यू पता चल गई, वॉल्यूम को मेजर करना तो मुश्किल नहीं है, टेम्परेचर मेजर करना मुश्किल नहीं है, आर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता ही रहता है, तो एनबी जो रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वहां से हम क्या लेके चलते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट लेके चलते हैं। आपके पास कोई भी सैंपल दिया हुआ है उसका कुछ मास आपने डाल दिया, इसका मोलिकुलर मास आपको मोलर मास जो रहता है वो फाइंड आउट करना है, तो वो चीज यहां से फाइंड आउट की जा सकती है। इवन हर एक जो आपके पास प्रॉपर्टी है वहां उसका यूज केवल इतना ही है कि वो मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ जो आपका सोल्यूट रहता है उसको फाइंड आउट करने में यूज की जा सकती है। अगर मैं हर एक एक्सप्रेशन को चेंज करना चाहूं मोलर मास के टर्म्स में तो सबसे पहले इन सारे फॉर्मूलों को खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं फटाफट इन फॉर्मूले खोल देता हूं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना हो, फिर मोलर मास का जो फॉर्मूला आता है वो मैं लिखने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसको कर रहा हूं, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। इस केस में मैं नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए फॉलो होते हैं, तो नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है मैंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को मैं लिख लेता हूं मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। इसका मतलब मोलर मास ऑफ बी का फॉर्मूला आ गया ठीक है। इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, सारे फॉर्मूलों के अंदर खोलते चले जाएंगे तब तक जब तक कि हमारे पास ये एम बी मोलर मास ऑफ बी नहीं आ जाता है, और फिर मोलर मास का फॉर्मूला वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हर एक को आपको सोल्व कर लेना है, मैं सोल्व कर देता हूं कुछ एक। ठीक है, तो इस तरह से हर एक फॉर्मूले से आप इस mb की वैल्यू, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही एप्लीकेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ जो हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं उनके बेस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आगे आपको मोलर मास ही फाइंड आउट करना आ जाएगा। मैंने बता दिया किस तरह मोलर मास फाइंड आउट किया जाएगा हर एक प्रॉपर्टी से। क्लियर है, तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम पढ़ने वाले हैं वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में। थैंक यू एंड गुड बाय।